सबसे पहले तो आप लोग यार इस चश्मे को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। मैंने कोई फैशन के लिए नहीं लगाया। एक्चुअल में आपको भी पता होगा कि मौसम ऐसा आया हुआ है और आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो बदकिस्मती से मैं भी इसकी चपेट में आ गया। हल्का हल्का फीवर भी है, बट कोई बात नहीं, आप सभी के लिए काम भी तो करना है। वो मैं हमेशा हर हालत में करता रहूंगा। मई 2016 में अमेरिका के मिनीसोटा में बने हुए FBI के ऑफिस में उन्हीं का एक एजेंट अंदर आया और जाकर उसने अपने सीनियर अधिकारियों से बात करी और कहा कि मेरे हाथ एक ऐसी लिस्ट चढ़ी है, एक ऐसा डाटा लगा है जिसके अंदर डार्क वेब पर होने वाले मर्डर्स की लिस्ट है जो कि अभी कुछ ही टाइम बाद होने वाले हैं। जैसे उन्होंने ये चीज़ देखी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उसके अंदर एक ऐसा नाम था जो कि इसी लोकल इलाके में एक महिला रहा करती थी। और जैसे ही FBI वालों को ये चीज़ पता लगी वो सीधा अपनी गाड़ी उठाकर चाँव चाँव करते हुए उस महिला के घर पर गए। जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा उस महिला के पति ने खोला। जब उससे बात की गई कि आखिर वो महिला कहाँ पर है, तो उस आदमी ने कहा कि वो अभी गई हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी, बताइए क्या बात है। यहाँ पर FBI वालों ने कहा कि हमारे हाथ ये सब कुछ ऐसा डाटा लगा हुआ है और आपकी पत्नी की जान खतरे में है। बेशक ऐसा नहीं है कि मारने वाला अभी तुरंत कुछ ही मिनटों में उनको मार डालेगा, बट हाँ, आने वाले टाइम में उनको सतर्क रहने की जरूरत है और आपको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा। बेशक आ जाओ या फिर कल आ जाओ। तो यहाँ महिला के पति ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जनाब, हम आपके पास कल आ जाएंगे। और अगले दिन जाकर जब उन दोनों पति पत्नी ने FBI वालों से पूछा कि हाँ जी बताइए क्या बात है, और जो FBI वालों ने स्टोरी बताई और उसके बाद जो हुआ, यकीनन आप इस केस में विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर लाइन में यहाँ ट्विस्ट ही ट्विस्ट मिलेंगे और एंडिंग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। बट खतरनाक मेरे लिए ये चीज़ है कि आप वीडियो देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते। लाइक कर दीजिए, एम कर रहा हूँ 20,000 लाइक्स का। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि आखिर ये डार्क वेब कैसी भसड़ है। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको दुनिया भर के सारे गलत काम एक ही जगह देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ लोग एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं, एक दूसरे के ऊपर टॉर्चर करते हैं, हर तरीके के गलत चीजें यहाँ पर खरीदी और बेची जाती हैं। सब कुछ यहाँ पर 2 नंबर के काम आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी बिल्कुल उसी इंटरनेट की तरह है जो कि आप लोग अपने मोबाइल के अंदर हर रोज इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन बस इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए आपको दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, इसी डार्क वेब के ऊपर एक बेसन माफिया नाम की भी वेबसाइट मौजूद हुआ करती थी, लेकिन उसको पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से वो दिसंबर 2015 में रिलॉन्च हो चुकी थी। असल में इस वेबसाइट का काम एकमात्र यही है कि आप इन बेसन माफिया वालों को पैसा देकर किसी को भी मरवा सकते हैं। सोचकर देखिए आखिर इंटरनेट के ऊपर चल क्या रहा है, और वो भी प्रॉपर खुले आम। लोग इसमें साइट को जो चलाने वाले हैं उनसे बातें करते हैं, अपने टारगेट की फोटो वगैरह देते हैं और साथ ही तरीका भी बताते हैं कि आखिर वो अपने इस टारगेट को किस तरीके से मरवाना चाहते हैं। और उसके बदले ये जो बेसन माफिया वाले हैं अपने उस कस्टमर से पैसों की डिमांड करते हैं कि हाँ भाई तेरा काम ये हो जाएगा, इस तरीके से वो मारा जाएगा, लेकिन इसके बदले तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा। और सोचकर देखिए लोग बहुत मोटा मोटा पैसा झोला भर भर के इनको देने के लिए तैयार भी बैठे रहते हैं। कमाली है बिल्कुल। 2016 शुरू होते होते बेसन माफिया पूरे इंटरनेट के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर बहुत ज्यादा फेमस हिटमैन की साइट बन चुकी थी। लोग इसके बारे में धड़ाधड़ बातें किए जा रहे थे, अपने अपने टारगेट बेसन माफिया को दे रहे थे। लेकिन अप्रैल 2016 तक आते आते असल में बेसन माफिया एक बार फिर से हैक हो चुकी थी और इसका जो डाटाबेस था वो लीक हो चुका था, अलग अलग हाथों में पड़ चुका था। और जैसे ये डाटा लीक हुआ ये अलग अलग लोगों के हाथों में पड़ चुका था, सरकारी लोगों के हाथों में भी पड़ चुका था। और जब वो इस चीज को खंगाल रहे थे तो उनको एक बहुत ही अजीब सा नाम इसके अंदर दिखाई दिया। जी हाँ, इस डाटा के अंदर एमी अल्वाइन नाम की एक महिला का भी नाम शामिल था जिसको मारने के लिए वहां पैसे दिए जा रहे थे। और जैसे ये चीज उस एजेंट ने पढ़ी वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि वो एजेंट इस एमी अल्वाइन नाम की महिला को पर्सनली जानता था। वो एजेंट तुरंत इस डाटा को लेकर मई 2016 में FBI हेडक्वार्टर्स के अंदर गया और वहां जाकर अपने सीनियर अधिकारियों के सामने ये चीज रखी कि देखिए जनाब, मेरे हाथ में डाटा लगा हुआ है और इसी डाटा के अंदर एमी अल्वाइन जो कि अपने यहीं लोकल पास में ही रहती है उसका भी नाम शामिल है, और कोई है जो बहुत मोटे पैसे देने के लिए तैयार है एमी अल्वाइन का मर्डर करवाने के लिए। उस डाटा के मुताबिक जो भी ये काम करवाना चाह रहा था हिटमैन से यानी कि बेसन माफिया से, उसने सबसे पहले बेसन माफिया को कॉन्टेक्ट किया, जिसके बाद दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई। और इस बातचीत में सबसे पहले रेट डिसाइड किया गया कि आखिर वो हिटमैन कितने पैसे लेंगे,
कि यहाँ एमी अल्वाइन का मर्डर हो जाए और इसी के बदले $13,000, सोचकर देखिए आप, तकरीबन 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की डिमांड हो चुकी थी। और यहाँ वो बंदा जो कि ये काम करवाना चाह रहा था और उसने ये 10 लाख रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर कर दिए थे बिटकॉइन के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से इन बेसन माफिया वालों को। और उसके बाद से ही यहाँ एक शुरू हुई पूरी की पूरी चेन, जिसके अंदर वो आदमी एमी अल्वाइन की प्रॉपर लोकेशंस बताए जा रहा था कि आखिर हिटमैन को या फिर बेसन माफिया वालों को ये एमी अल्वाइन कहां पर मिलेगी। फरवरी 2016 से ही उनकी सबसे पहले बातचीत शुरू हुई थी और इसी बातचीत के बाद जब पैसे वैसे दिए जा चुके थे, उसी के बाद से ही वो कस्टमर जो कि ये काम करवा रहा था, उसने अपनी आईडी डॉग डे गॉड के नाम से बनाई हुई थी और उसी डॉग डे गॉड की आईडी से वो बेसन माफिया वालों को कह रहा था कि ये जो टारगेट है यानी कि एमी अल्वाइन नाम की महिला है, ये मार्च 2016 में मॉलिन एयरपोर्ट के पास एक होटल के अंदर रुकेगी और उसी के अंदर आपको ये काम करना है। बेसन माफिया वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम ये काम कर देंगे। बट यहाँ डॉग डे गॉड ने कहा कि ये काम आपको इस तरीके से करना है जिससे ये लगे कि प्रॉपर एक एक्सीडेंट है। यहाँ बेसन माफिया वाले कह रहे थे कि हमारा एक हिटमैन जाएगा, वहां सामने से इस एमी अल्वाइन को शूट कर देगा और बात खत्म। लेकिन यहाँ ये डॉग डे गॉड चाह रहा था, ये जो भी था बंदा, ये बोल रहा था कि ये प्रॉपर एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। और उसके लिए बेसन माफिया वालों ने कहा कि ठीक है, एक्सीडेंट जैसा बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको $4,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि तकरीबन 3 लाख रुपए से भी ज्यादा। 19 मार्च 2016 का दिन आ चुका था। एमी अल्वाइन जो कि एक्चुअल में डॉग से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उसने अपने घर के अंदर ही छोटा सा डॉग ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ था, जिसके अंदर वो अपने आसपास के लोकल डॉग्स को ट्रेंड कर रही थी। साथ ही वो अपने नेशनल इवेंट्स में भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती कि हाँ, वो बाहर जाकर लोगों से मिलती और उनके डॉग्स के बारे में जानने की कोशिश करती। और यहाँ 19 मार्च 2016 को भी उसका ऐसा ही एक इवेंट था मॉलिन में। तो सुबह सुबह एमी अल्वाइन अपने घर इसी मिनेसोटा वाले घर में उठी, तैयारी करी, क्योंकि उसे बैग पैक करके एयरपोर्ट जाकर मॉलिन के लिए फ्लाइट भी पकड़नी थी। उसने तैयारी करी, बैग पैक किया, गाड़ी में रखा। उसका पति यानी कि स्टीवन उसे एयरपोर्ट छोड़कर आया और सीधा अब फ्लाइट पकड़कर एमी अल्वाइन मॉलिन पहुंच चुकी थी। उसने एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट किया। यहाँ प्लान ये था, बेसन माफिया और डॉग डे गॉड के बीच में ये बातचीत हुई थी कि जैसे ही एमी अल्वाइन इस एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी, अब क्योंकि उनको एक एक्सीडेंट जैसा लगवाना था, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लान बनाया गया कि बेसन माफिया वालों की तरफ से एक हिटमैन एक चुराई हुई गाड़ी को लेकर जाएगा और सीधा जाकर इस एमी अल्वाइन के अंदर टक्कर मारेगा, जिससे एक्सीडेंट के अंदर एमी अल्वाइन की मौत हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में वो हिटमैन कभी उस एयरपोर्ट के पास पहुंचा ही नहीं। ये चीज देखकर डॉग डे गॉड जो कि ये काम करवाना चाह रहा था, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उस बेसन माफिया वालों के ऊपर भड़क गया कि मैंने इतनी मुश्किल से पूरा प्लान सेटअप किया था, मैंने तुमको एग्जैक्ट जगह बताई, लेकिन तुम्हारा कोई भी हिटमैन वहां पर गया ही नहीं जो एक काम कर सके। यहाँ पर बेसन माफिया वालों ने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है जनाब, आप शांति रखिए, हम एक काम करते हैं, क्यों ना एक स्नाइपर हायर कर लेते हैं और स्नाइपर को किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बैठा देंगे। आपको पता होगा कि स्नाइपर वो होते हैं जो दूर से ही, कई किलोमीटर दूर से ही अपनी बहुत बड़ी राइफल के साथ दूर से ही अपने टारगेट को शूट कर सकते हैं। और यहां पर यह प्लान बनाया गया कि दूर से ही स्नाइपर होटल के अंदर रहते हुए ही एमी अल्वाइन का मर्डर कर देगा। यहां पर डॉग डे गॉड ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा कर दो। बट यहां बेसन माफिया वालों ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा तो कर देंगे, बट इसके लिए आपको अलग से $6,000 और देने पड़ेंगे। वो यहां पर उससे जस्ट पैसे पे पैसे खाए जा रहे थे। सोचकर देखिए, $6,000 यानी कि तकरीबन 4,80,000 रुपए के आसपास। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी वो हिटमैन उस जगह पर पहुंचा ही नहीं अपनी स्नाइपर लेके। और एमी अल्वाइन की बहुत अच्छी किस्मत थी कि वो उस होटल ट्रिप में, वो जो ट्रिप करने के लिए गई थी डॉग्स के रिलेटेड, वो वहां पर बच गई और उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ और उसको कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पीठ पीछे कोई है जो उसको मारने के लिए इस तरीके से प्लान बनाया जा रहा है। खैर, ये ट्रिप खत्म हो चुका था और दिन आया 24 मार्च 2016 का, जब एमी अल्वाइन ने वापस मॉलिन एयरपोर्ट से अपने मिनेसोटा आने के लिए फ्लाइट पकड़ी और वो फ्लाइट पकड़कर अपने घर आ चुकी थी। और जैसे ही वो घर आई, वो अपने पति से मिली और सबको हक करके, उसका एक बेटा भी था जिसको उन्होंने गोद लिया हुआ था, उससे जाकर मिली और अपने जो घर में जितने भी डॉग्स थे उनसे जाकर मिली और जाकर अपने घर के अंदर आराम करने लगी। लेकिन इसी बीच यहाँ उसी टाइम पर जैसे ही ये एमी अल्वाइन घर के अंदर एंटर हुई थी, उसी टाइम पर डॉग डे गॉड का मैसेज फिर से इन्हीं बेसन माफिया वालों के पास गया और कहा कि मैंने देखा है कि एमी अल्वाइन वापस घर आ चुकी है, अब तुम बताओ क्या प्लान करना है। यहाँ बेसन माफिया वालों ने कहा कि यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि हम यहाँ पर कोई चोरी चकारी का केस दिखाएं। चोरी चकारी करने के लिए यहाँ घर के अंदर लोग घुसे थे और इसी बीच उनकी एमी अल्वाइन के साथ हाथापाई हो गई और एमी अल्वाइन का उन्होंने मर्डर कर दिया। बाद में हम सारा कुछ ये चीज देख लेंगे, कभी भी इस चीज का जो सस्पेक्ट है वो कभी पुलिस को मिलेंगे ही नहीं। यहाँ डॉग डे गॉड बहुत ज्यादा खुश हुआ कि हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम करने के लिए बेसन माफिया वालों ने फिर से इस
डॉग डे गॉड से $3000 की और डिमांड करी, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। डॉग डे गॉड ने कहा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, अब तुमको मेरा काम जितने पैसे मैंने दिए हैं उसमें ही करना पड़ेगा। लेकिन डॉग डे गॉड वालों ने एक और उसको आइडिया दिया, और आइडिया ये था कि इस चोरी चकारी वाले आइडिया को भी छोड़ो, क्यों ना हम इस एमियल वाइन का घर ही जला दें। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबूत की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। डॉग डे गॉड ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम उस टाइम पर होना चाहिए जब घर के अंदर सिर्फ एमी अलवाइन ही मौजूद हो, ना ही उसका बेटा मौजूद हो और ना ही उसका पति मौजूद हो। यहाँ पर बेसन माफिया वालों ने कहा कि हाँ, तुम हमें बता देना कि जिस टाइम पर एमी अलवाइन घर में अकेली होगी, हम यहाँ से बंदे भेज देंगे जो उसके घर में जाकर पूरे घर को आग लगा देंगे। यहाँ डॉग डे गॉड बार बार बेसन माफिया को ये बोल रहा था कि जो भी करना है आप जल्दी करिए, क्योंकि हम एमी अलवाइन से उसके फ्रेंड बनकर बात कर रहे हैं, और बार बार इस तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने से शायद हो सकता है उसे शक भी हो जाए। तो जो भी करना है आपको जल्दी करो ताकि उसे शक भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। 29 मार्च का ये दिन रखा गया था जिस दिन एमी अलवाइन प्रॉपर पूरे तरीके से घर के अंदर अकेली होने वाली थी, साथ ही उसके डॉग्स उस घर में मौजूद होने वाले थे, ना ही उसका बेटा मौजूद था, ना ही उसका पति स्टीवन इस घर में मौजूद था। और इस दिन को फाइनली बेसन माफिया और डॉग डे गॉड के बीच में ये डील हो चुकी थी कि इस दिन वो एमी अलवाइन के घर को आग लगा देंगे। लेकिन 29 मार्च का वो दिन आया और गया, वहां उस घर के अंदर आग किसी ने लगाई ही नहीं। रात होते होते डॉग डे गॉड ने फिर से बेसन माफिया वालों को मैसेज किया कि हाँ भाई जनाब, क्या हुआ, तुमने जाकर उस घर को आग क्यों नहीं लगाई। अब बेसन माफिया वालों ने कहा कि सॉरी एक्चुअली में हमने लोगों को तैयार तो कर दिया था, वो एक चोरी की गाड़ी उठाकर एमी अलवाइन के घर पर जा ही रहे थे रास्ते में कि उनको पुलिस वालों ने रोक लिया। सोच कर देखिए आप, यहाँ पुलिस वालों ने उस गाड़ी को रोक लिया था और उस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उनको चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और यहाँ ये प्लान एक बार फिर से चौपट हो चुका था। अब जैसे ये चीज डॉग डे ने सुनी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि क्या तुम्हारे बस की कुछ है भी या नहीं, तुम ये मेरा काम कर भी पाओगे नहीं, लाखों रुपए तुम मुझसे ले चुके हो, खुद को हिटमैन कहते हो और तुम्हारे बस की कुछ है नहीं। और फाइनली इसी गुस्से में डॉग डे गॉड ने बताया इस बेसन माफिया को कि एक्चुअल में मैं इस एमी अलवाइन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और ये एमी अलवाइन मेरे पति के साथ जाकर सोई थी और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा पति एमी अलवाइन की वजह से मुझे छोड़कर जा चुका है। जैसे ये चीज़ बेसन माफिया वालों ने सुनी, उसने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं फरमाया। ऑब्वियसली उसको क्या मतलब था, उसको जस्ट पैसे मिल रहे थे। लेकिन इस पॉइंट पर आते आते हमें ये चीज़ तो समझ आ चुकी है कि जो भी कोई ये काम करवा रही थी वो एक महिला थी, और वो महिला एमी अलवाइन से बहुत ज़्यादा जलती थी, क्योंकि एमी अलवाइन ने उस महिला के पति के साथ संबंध बनाए थे, और उसकी वजह से ही इस डॉग डे वाली महिला का पति इस डॉग डे वाली महिला को छोड़कर जा चुका था। फाइनली यहाँ पर अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद इस डॉग डे वाली महिला ने बेसन माफिया को कहा कि मैं तुम्हें 1 मई तक का टाइम देती हूँ। 1 मई तक अगर तुमसे ये काम नहीं हुआ तो तुम मेरे सारे के सारे पैसे वापिस कर देना जो मैंने आपको दिए हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए। अब सोच कर देखिए, ये सारे के सारे जो चैट हुई थी ईमेल्स के थ्रू इस डार्क वेब के ऊपर, वो सारी की सारी चैट FBI वालों के हाथ लग चुकी थी। और फाइनली जब अगले दिन स्टीवन की पत्नी यानी कि एमी अलवाइन FBI के ऑफिस में गए और वहां जाकर जब उन्होंने पुलिस वालों से बात करी, तो पुलिस वालों ने सारा कुछ दिखाया कि देखिए आप मॉलिन एयरपोर्ट पर गई थी, इस दिन तुम घर में अकेली थी और तुम्हारे पीछे यहाँ पर कोई था जो इस चीज के बदले पैसे दे रहा था कि तुम मर जाओ। जब ये चीज एमी अलवाइन ने सुनी, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि नहीं यार, मैंने तो ऐसा कभी आज तक किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया, कोई मुझे मरवा कर क्या कर लेगा। और ये जो महिला बोल रही है कि मैंने किसी के साथ संबंध बनाए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरा जो भी रहा है रिश्ता मेरे पति के साथ रहा है, मेरे पति को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। यहाँ स्टीवन की तरफ जब पुलिस वालों ने देखा तो उसने कहा हाँ भाऊजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। खैर पुलिस वालों का तो अब काम था इस पूरे केस की जांच करना, और उन्होंने एमी अलवाइन से कहा कि एक काम करो, तुम अपने जितने भी नॉन्स हैं जिनके साथ भी तुम्हारी कभी थोड़ी बहुत भी तू मैं हुई हो, थोड़ी बहुत भी बहस हुई हो, उन सभी का नाम लिख कर दो, चाहे वो तुम्हारे कितने ही करीब हो, चाहे वो कितने ही दूर हो। यहाँ पर बेचारी एमी अलवाइन को ना चाहते हुए भी उन लोगों का नाम लिखना पड़ा जिनके साथ वो पूरा दिन स्पेंड कर रही थी। अपने दोस्तों का नाम उसने लिस्ट में लिख कर दिया, और सोच कर देखिए
लिए FBI वालों ने एक एक करके सारे दोस्तों को उठा लिया और उन सभी से पूछताछ की गई कि हाँ भाई बताओ तुम एमी अलवाइन के साथ ऐसा कुछ क्यों करवाना चाहते हो। लेकिन अब क्योंकि ऐसा कोई दोस्त उसका था ही नहीं जो कि एमी अलवाइन से नफरत करता हो, यहाँ जिन जिन से भी एमी अलवाइन के बारे में पूछताछ की गई, यहाँ उन सभी ने कहा कि एमी अलवाइन जैसी तो भोली सी औरत हमने कभी देखी ही नहीं, वो बहुत ज्यादा दिल की साफ है, उसके साथ कभी कोई ऐसा कुछ करेगा हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। साथ ही स्टीवन से भी पूछा गया कि तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, कोई तुम्हारी पत्नी को मरवाना चाह रहा है। स्टीवन ने कहा कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मैं तो खुद बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, मैं तो बस चाह रहा हूं कि कैसे भी इस महिला का पता लग जाए जो कि मेरी पत्नी के पीछे पड़ी हुई है। इसके अलावा मुझे मेरी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो कभी भी किसी के साथ जाकर ऐसे संबंध नहीं बनाए हैं उसने, और ये जो महिला जो भी बोल रही है बिल्कुल झूठ बोल रही है। पुलिस वाले जब इस केस की जांच कर रहे थे तो उनको ये चीज तो समझ आ चुकी थी कि कोई है जो एमी से बहुत ज्यादा जलता है, उसके बिजनेस से जलता है, क्योंकि ये डॉग ट्रेनिंग वाला बिजनेस एमी का बहुत ज़्यादा फल फूल चुका था और उसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स ना सिर्फ लोकल एरिया में बल्कि दूर दूर से शहर के भी बन चुके थे। वो दूर दूर से अपने डॉग्स एमी अलवाइन के पास लेकर आते और उसका इलाज करवाते, और ये चीज़ पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि कोई है जो कि एमी अलवाइन के इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा जलता है और उनके सारे क्लाइंट्स को हड़पना चाह रहा है। अब पुलिस वाले इस एंगल से भी देख रहे थे कि ऐसा कोई इस लोकल एरिया में कौन हो सकता है। पुलिस वालों की नजर में अब हर कोई एक सस्पेक्ट था, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने स्टीवन से भी पूछताछ करी। अब स्टीवन तो बेचारा एक आम नौकरी सी कर रहा था, अपने परिवार को पाल रहा था, तो यहाँ पर पुलिस वालों ने उसके ऊपर ज्यादा कोई शक भी नहीं किया। बेशक वो उसका पति था, लेकिन फिर भी उससे पूछताछ की गई। बट उसने बताया कि जनाब मेरे को तो डॉग ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और ऑब्वियसली जो भी मेरी पत्नी कमाती है वो हम दोनों का ही है, मैं चाहे मैं कमाऊं चाहे या फिर एमी कमाए, चलता तो हमारा ही घर है। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो यहाँ पर उनको ये बात कन्विंसिंग लगी कि हाँ स्टीवन ये चीज सही बोल रहा है, उसकी अपनी पत्नी के साथ क्या ही दुश्मनी होगी। इसके अलावा बाकी सारे जो भी नाम लिख कर दिए थे एमी अलवाइन ने, उन सभी से पूछताछ की गई, लेकिन सभी के पास अपनी अपनी सॉलिड एलिबाई थी, यानी कि सॉलिड बहाना मौजूद था, उनके पास एक्सक्यूज मौजूद था कि हम ये काम क्यों करवाएंगे। अब पुलिस वालों के हाथ फिर से खाली कि आखिर वो करे तो करे क्या, कैसे यहाँ पर एमी अलवाइन को वो सुरक्षित बचा सकते हैं। तो इस चीज के लिए वो फिर से एमी अलवाइन के घर पर गए अपनी गाड़ी उठाकर, और वहां जाकर फिर से दरवाजा खटखटाया। एमी अलवाइन और स्टीवन अंदर ही मौजूद थे। अंदर जाकर इन पुलिस वालों ने एमी अलवाइन और उसके पति को समझाया कि आप दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, आप अपने इस घर के सबसे पहले तो दरवाजों के लॉक्स जो है वो चेंज करवा लीजिए, इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए CCTV वगैरह भी इंस्टॉल करवा लीजिए। अगले ही दिन स्टीवन ने पूरे घर के लॉक्स वगैरह बदलवा दिए और साथ ही CCTV कैमरास भी अब घर के अंदर भी और बाहर भी लगवाए जा चुके थे। बट दूसरी तरफ पुलिस वालों को यह भी लग रहा था कि ये बंदा जो भी है, जो भी ये काम करवाना चाह रहा है, ये एमी अलवाइन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको एमी अलवाइन का पूरा स्केड्यूल पता है, पूरा रूटीन पता है कि किस टाइम पर एमी अलवाइन कहाँ जाएगी, क्योंकि उसको मॉलिन एयरपोर्ट में जाना है, वहीं पर उसके बराबर में ही उसको होटल लेना है। ये चीज तो कोई बहुत ज्यादा करीबी व्यक्ति ही बता सकता है, आपके जो करीब होगा उसको ही आपके बारे में पता होगा। दूसरी तरफ पुलिस वालों को यह भी लग रहा था कि एमी अलवाइन के साथ ये जो भी कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है, इस चीज को होने में अभी काफी टाइम है, क्योंकि अगर ये होना होता तो इतना टाइम नहीं लगता। मार्च से लेकर अब मई का महीना आ चुका था, लेकिन अभी तक भी ये काम नहीं हुआ था। अगर सच में इन बेसन माफिया वालों को ये एमी अलवाइन का मर्डर करना था तो वो पहले दिन ही कर चुके होते, अपना पैसा जेब में डल चुका था उनके, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। वो इस डॉग डे गॉड को बस लटका रहे थे। 20 मई 2016 का दिन आ चुका था और अब तक डॉग डे गॉड नाम की वो महिला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक भी एमी अलवाइन जिंदा थी। और सीधा जाकर उसने बेसन माफिया वालों से बात करी कि हाँ भाई तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, अगर नहीं है तो मैंने जितना भी पैसा तुमको दिया है वो वापस दे दो, मैं काम किसी और से करवा लूंगी। लेकिन यहाँ बेसन माफिया वालों के बारे में सच्चाई उसको बाद में पता लगी कि ये साइट प्रॉपर पूरी तरह से एक स्कैम थी। ये रियल हिटमैन वाला काम नहीं कर रही थी, इसका काम जस्ट यही था कि वो लोगों से उनका पैसा कैसे छीन सकती है स्कैम कर करके। और यहाँ ये डॉग डे गॉड नाम की महिला भी स्कैम हो चुकी थी। और जब डॉग डे गॉड ने 20 मई 2016 के दिन बेसन माफिया वालों से अपने पैसों की वापस रिफंड की डिमांड करी, तो बेसन माफिया वालों ने कहा कि देखिए मैडम, अब आप बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, अगर अब आपने हमें 10 बिटकॉइंस और नहीं दिए तो हम खुद जाकर आपकी ये जो ईमेल है और ये जो सारी चैट्स हैं पुलिस वालों को दे देंगे, और बाद में पुलिस अपने आप आपको देख लेगी कि आप क्या करवाना चाह रही हैं।
यहाँ पर डॉग डे गॉड बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब उसको खुद की जान की चिंता सताई जा रही थी कि ये बेसन माफिया वालों के चक्कर में कहाँ फंस गई, इससे बढ़िया तो ये काम वो कहीं और से करवा लेती। अब आप सोच कर देखिए, एक महिला जो कि अपना बिजनेस कर रही हो, बहुत अच्छा उसका काम चल रहा हो, बहुत अच्छा उसका परिवार हो, उसका पति उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, और वो महिला जब अपने बारे में सुने कि कोई उसे मरवाना चाह रहा है और उसके लिए वो लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, उस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे उसे रातों को नींद आती होगी। बेशक यही हाल हो चुका था एमी अल्वाइन का। वो काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी हफ्तों से वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, उसको रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसका पति स्टीवन साथ में उसके जगता रहता, उसको समझाता रहता कि कोई दिक्कत नहीं है, और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए स्टीवन, जिसके पास पहले से ही 3 अलग अलग लाइसेंसी बंदूकें मौजूद थी उनके घर में, और अगले दिन वो फिर से एक चौथी और 9 मिलीमीटर का सामान वो अपने साथ लेकर आया और जाकर सीधा एमी अल्वाइन को दे दिया कि ये लो, तुम्हारे लिए पर्सनल मैं एक 9 मिलीमीटर की बंदूक लेकर आया हूं और तुम इसको अपने साथ रख सकती हो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर एमी अल्वाइन इस चीज को देखकर थोड़ा सा और राहत महसूस करने लगी, लेकिन अभी भी फिर भी उसके माइंड में चिंताएं बहुत ज्यादा बनी हुई थी। जुलाई 2016 का टाइम आ चुका था और इसी में एक दिन जैसे ही सुबह सुबह एमी अल्वाइन उठी, उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल पर काफी सारे मैसेजेस आए हुए थे। जी हाँ, ये मैसेजेस एक अननोन नंबर से आए थे और उस मैसेज भेजने वाली महिला ने अपना नाम जेन बताया। जेन यहाँ पर बोल रही थी कि एमी, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। तुम मेरे पति के साथ जाकर सोई, उसकी जिंदगी खराब करी, साथ ही मेरी जिंदगी खराब करी। तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है और मुझे ये भी पता लग चुका है कि तुम पुलिस वालों के साथ संपर्क में हो और पुलिस वालों को मेरे बारे में पता लग चुका है। तुमने घर के अंदर नया सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल करवाया है। अब आप सोच कर देखिए, एमी जब ये मैसेजेस पढ़ रही होगी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतनी पर्सनल डिटेल्स उसको कैसे पता थी। कौन यहाँ पर ऐसा बंदा था जो ये सब कुछ जा जाकर एमी अल्वाइन के बारे में उस महिला को बताए जा रहा था। साथ ही इन मैसेजेस के एंड में लिखा हुआ था कि या तो मैं तुम्हारी जान लूंगी या फिर तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। जैसे ये चीज एमी अल्वाइन ने पढ़ी, उसने तुरंत अपने फोन से FBI ऑफिसर्स को फोन किया और तुरंत ही FBI वालों की गाड़ी इस घर पे आकर पहुंची। ऑफिसर्स वहां उतरे, अंदर गए और अंदर जाकर एमी अल्वाइन से बातचीत करी कि हाँ भाई क्या हुआ है। एमी अल्वाइन ने तुरंत अपना फोन दिखाया और वो सारे मैसेजेस दिखाए। उन पुलिस वालों ने सारे मैसेजेस पढ़े और कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये मैसेजेस कहां से आए हैं। पुलिस वाले सारी बातें सुनकर वहां से जा चुके थे और उनके जाते ही एक बार फिर से जेन की तरफ से एक और मैसेज एमी अल्वाइन के पास आया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि देखो, या तो तुम अपने पूरे परिवार का बलिदान देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब की बार, यानी कि जेन बोल रही थी एमी अल्वाइन को कि अब की बार मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ही खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम अपने पूरे परिवार को बचा सकती हो एक मेरी डिमांड पूरी करके। और वो डिमांड ये थी कि वो जेन एमी अल्वाइन को बोल रही थी कि तुम खुद ही अपने आप सुसाइड कर लो। जैसे ये चीज एमी अल्वाइन ने पढ़ी, वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत ऑफिसर्स को फोन किया और कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे एक और मैसेज आया है। ऑफिसर्स ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन चीज़ों को इतना फील मत करना कि कहीं तुम सच में ऐसा कुछ कर बैठो, बिल्कुल भी फील मत करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और देखते हैं कि आखिर आगे क्या हो सकता है। अब काफी लंबा टाइम बीत चुका था, 2 महीने 3 महीने निकल चुके थे। अब यहाँ सब कुछ शांत था। एमी अल्वाइन को लग रहा था कि वो जो भी उसके जिंदगी में बुरा टाइम आया था वो वापस निकल चुका है, और वो महिला जो कि उससे ऐसे दुश्मनी करके बैठी हुई थी वो भी अब ये सब कुछ छोड़ चुकी है। और फाइनली अब एमी अल्वाइन खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी, और इसी रिलैक्स फील करने की खुशी में इस पूरे परिवार ने एक घूमने का ट्रिप प्लान किया और वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में घूमने के लिए गए और वापस आ चुके थे। लेकिन दिन आया 13 नवंबर 2016 का, और इस दिन वो हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह सुबह एमी अल्वाइन अपने घर के अंदर उठी, उसने नाश्ता पानी करके नहा धो के वो घर के बाहर आई। जो बाहर उनका गार्डन सा था, उस गार्डन के अंदर उसने अपने टेंट्स लगाने शुरू किए। वो जो कॉर्न शेप वाले टेंट्स होते हैं वो उसने लगाने शुरू किए, क्योंकि इस दिन उसके घर के बाहर यानी कि गार्डन में एक डॉग ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, और जो भी आसपास के डॉग ट्रेनर्स थे वो सारे यहाँ पर आने वाले थे अपने अपने डॉग्स को लेकर, और साथ ही बहुत सारे लोग भी आने वाले थे अपने अपने डॉग्स के बारे में यहाँ पर पूछने के लिए। ये क्लास तकरीबन शाम के 4 बजे तक चलने वाली थी, और इस टाइम तक स्टीवन भी अपनी नौकरी पर था, और साथ ही एमी और स्टीवन का बेटा वो अपनी नानी के घर पर गया हुआ था। और शाम को 6:30 बजे के आसपास स्टीवन अपने घर पर आया। वो आकर अपने लिविंग रूम में बैठ चुका था, उसने अंदर जाकर कुछ नहीं देखा। और तकरीबन 7 बजे के आसपास स्टीवन और एमी का बेटा वो घर के अंदर आया। उसने दरवाजे की बेल बजाई, स्टीवन ने दरवाजा खोला और उसका बेटा अंदर आ चुका था। उसने अपने पापा से हाय हेलो करी और वो घर के अंदर घुस गया। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, वो तुरंत भागकर
वापस लिविंग हॉल में आया जहां पर उसका पिता बैठा हुआ था और उसने आते ही अपने पिता से सवाल किया कि पापा, अंदर बेडरूम में मम्मी इस तरीके से नीचे फर्श के ऊपर क्यों पड़ी हुई है। जैसे ये चीज स्टीवन ने सुनी वो तुरंत वहां से भागते हुए अंदर बेडरूम में गया और जाकर उसने अंदर जो हाल देखा, वो हाल देखते ही उसने तुरंत अपना फोन उठाया और सीधा FBI वालों को फोन किया। FBI वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो हाल देखा वो सच में बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, एमी अल्वाइन अपने ही बेडरूम में नीचे फर्श के ऊपर लहूलुहान पड़ी हुई थी। साथ ही उसका फेस जो था वो नीचे की तरफ था और उसके उल्टे हाथ में एक 9 mm की पिस्टल भी मौजूद थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्टीवन ने जो बंदूक उसको अपनी सुरक्षा के लिए ला कर दी थी, उसी सुरक्षा वाली बंदूक से एमी अल्वाइन ने अपने आप को गोली मार ली थी और यहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया। जैसी ये चीज FBI वालों ने देखी, वो इस चीज के ऊपर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि पिछले इतने टाइम से ये सब कुछ शांत पड़ा हुआ था, तो एकदम से एमी अल्वाइन के अंदर क्या हुआ जो उसने ऐसा कांड कर लिया खुद के साथ। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। एमी का पति स्टीवन बेचारा रोए जा रहा था, उसका बेटा वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो पूछ रहा था बार बार अपने पिता से कि मम्मी को क्या हुआ है, क्या हुआ है। खैर, तुरंत ही वहां से एमी अल्वाइन की बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अब पोस्टमार्टम की बारी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने काफी सारे खुलासे भी किए। जी हाँ, पुलिस वालों को बुलाया डॉक्टर ने और डॉक्टर ने समझाया कि आखिर जनाब आपको किस एंगल से ये एक सुसाइड लग रहा है। पुलिस वालों ने कहा कि आमतौर पर सुसाइड में वही तो होता है, हाथ में एमी अल्वाइन के 9 mm की पिस्टल मिली है, उसने अपने दिमाग में गोली मारी है। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि कोई भी जब सुसाइड करता है तो वो या तो अपने दिमाग के ऊपर सीधी बंदूक रखेगा या फिर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ टेढ़ी रखेगा। लेकिन यहाँ एमी अल्वाइन को जो गोली लगी थी वो ऊपर से लगी थी, यानी कि ऐसे टेढ़ी गई थी, यहाँ पहले टच करके नीचे की तरफ नाक की साइड वो गोली लगकर आ चुकी थी। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी तो उनको शक हो गया कि नहीं, शायद ये सुसाइड नहीं है, हो सकता है मर्डर हो और इसे सुसाइड दिखाया जा रहा हो। और जब डॉक्टर ने दूसरी बात बोली कि ये चीज सुसाइड हो ही नहीं सकती, वो सुनकर तो पुलिस वाले कंफर्म हो चुके थे कि हाँ, ये एक प्रॉपर मर्डर ही है। जी हाँ, डॉक्टर ने कहा कि एमी अल्वाइन राइट हैंडेड थी, वो अपने सीधे हाथ से सारे काम कर रही थी, लेकिन ये जो बंदूक आप लोगों को मिली है वो उसके उल्टे हाथ में मिली है। तो एक सीधे हाथ से काम करने वाला आदमी सीधे हाथ से ही तो अपने सिर के ऊपर गोली रखकर चलाएगा, अब वो उल्टे हाथ में गोली क्यों पकड़ेगा, जबकि उसे वो हाथ यूज करने की आदत ही नहीं है। जब ये बात पुलिस वालों ने सुनी तो वो समझ चुके थे कि ये एक प्रॉपर मर्डर ही है। लेकिन अब पुलिस वालों को ढूंढना था कि आखिर ये कांड कौन बैठा सकता है। पुलिस ने एमी के सारे मोबाइल की जांच करी, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि सस्पिशियस हो। सिर्फ यहाँ पर उसके घर परिवार वालों की कॉल थी, स्टीवन की कॉल थी, उसके बेटे की कॉल थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरे फोन पर उसके क्लाइंट्स वगैरह की कॉल थी। तब पुलिस वालों ने कहा कि क्यों ना हम एक बार इस घर के अंदर जो CCTV लगे हुए हैं उनकी जांच कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन ये जो भी कुछ हुआ था इस टाइम पर इसके घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे बाहर गार्डन में, तो क्या पता इनमें से ही कोई ये काम करके गया हो। पुलिस वालों ने उस CCTV फुटेज की जांच करनी शुरू करी जो कि घर के चारों तरफ CCTV कैमरास लगे हुए थे, लेकिन किसी भी कैमरा में कोई भी बाहर का व्यक्ति जो क्लाइंट से या फिर जो भी डॉग ट्रेनर से, वो एक बार भी एमी के घर के अंदर नहीं गए। वो सारे के सारे लोग इस टेंट में ही मौजूद थे, जबकि एमी काफी बार अंदर बाहर जाते हुए दिखाई दे रही थी। तो यहां पर ये काम किसने किया? एग्जैक्टली शाम को 5 बजे के आसपास स्टीवन ही सीधा घर के अंदर जाते हुए दिखाई दिया था और उससे पहले एमी घर के अंदर गई थी। अब पुलिस वालों को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब सी लगी। उन्होंने तुरंत स्टीवन को बुलाया और कहा कि जब आप 5 बजे के आसपास घर के अंदर गए थे तो अंदर का हाल क्या था? उसने कहा कि जनाब, मैंने तो घर के अंदर जाकर देखा ही नहीं, मैं तो लिविंग हॉल में बैठा हुआ था। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बेडरूम में नहीं गए, लेकिन तुम्हारे अलावा भी तो इस घर के अंदर कोई नहीं गया। स्टीवन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, कोई नहीं गया। तब पुलिस वालों ने कहा कि अगर कोई गया ही नहीं तुम्हारे अलावा तो ऑब्वियसली तुमने ही ये काम किया है। जैसी ये चीज स्टीवन ने सुनी वो हैरान हो गया कि जनाब आप ये बात कैसे बोल सकते हो। सीधे तौर पर पुलिस वालों ने उसे समझाया कि हमने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एमी की जांच करी तो उसके हाथ पर गन पाउडर तक नहीं था। अगर उसने सुसाइड किया होता तो उसके हाथों के ऊपर गन पाउडर भी लगा होता और साथ ही वो गन उसके राइट हैंड में होती और वो जो गोली की ट्रेजेक्ट्री थी वो ऊपर की तरफ होनी थी या फिर सीधी होनी थी, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं आती गोली जो भी बंदा सुसाइड करता है। पुलिस वालों ने थोड़ा और जोर दिया स्टीवन के ऊपर, उसकी अच्छे से सेवा करी और इसके बाद ही बहुत गंदी कहानी एक निकल कर सामने आई। जी हाँ, सोच कर देखिए आप, एमी का पति स्टीवन ही
कोई और नहीं बल्कि वही था डॉग डे गॉड। जी हाँ, अब आप सोच कर देखिए, जो पूरा काम चल रहा था इतने महीनों से, वो काम कोई और नहीं बल्कि एमी का पति स्टीवन ही करवा रहा था। इस डॉग डे गॉड वाली आईडी के पीछे कोई और नहीं, स्टीवन ही था। स्टीवन ही था जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेसन माफिया को दे रहा था अपनी पत्नी को मरवाने के लिए। जब ये चीज पुलिस वालों को पता लगी तो वो सारे हैरान हो गए कि आखिर क्यों भाई, क्या बीमारी है, बता। यहाँ पर स्टीवन ने बताना शुरू किया कि मैं अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाह रहा था। मेरी एक और रिलेशनशिप एक अलग लड़की के साथ चल रही थी और मैं अब उसके साथ शिफ्ट होने वाला था। लेकिन अब क्योंकि मैं उसके पास जाना चाह रहा था तो मुझे अपनी पत्नी से किसी तरह छुटकारा भी पाना था। यहाँ पर पुलिस वालों ने कहा कि सिंपली तू जाकर डाइवोर्स भी ले सकता था। लेकिन यहाँ पर स्टीवन ने कहा कि हमारे धर्म में मैं क्रिश्चियनिटी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ और मैं इस तरीके से अपनी पहली पत्नी को छोड़कर डाइवोर्स लेकर दूसरे के साथ नहीं रह सकता। उसे आज तक यही सिखाया गया था कि अगर एक पार्टनर है तो उसी के साथ रहो, अगर वो नहीं है तो तुम दूसरी पर जा सकते हो। सोच कर देखिए आप, यहाँ स्टीवन आखिर क्या कर बैठा। उसने अपनी बेकसूर पत्नी, जिसको कुछ पता ही नहीं था कि आखिर जिसके साथ वो रह रही है इतने टाइम से, वही एक टाइम में आकर उसकी जान ले लेगा। जी हाँ, उस कैंप वाले दिन सुबह सुबह एमी जब अपने घर के अंदर कैंप वाले लोगों के साथ बिजी थी, पीछे से स्टीवन 5 बजे के आसपास अपने घर में आया, घर के अंदर गया। उसने एमी को बाहर से अंदर बुलाया और अंदर बुलाते ही वो सीधा उसको बेडरूम में लेकर गया और उसको कहा कि मैंने जो तुमको वो पिस्टल ला कर दी थी वो बाहर निकालो, एक्चुअल में मुझे उसे देखना है, उसको एक बार सर्विस के लिए लेकर जाना है। सीधा एमी ने वो पिस्टल बाहर निकालकर सूटकेस से उसको हाथ में दे दी और सीधा स्टीवन ने उस पिस्टल को लोड किया और एमी को सामने खड़ा करके उसके साइड में से उसको गोली मारी। सोच कर देखिए, जब एमी ने देखा होगा कि उसका ही पति उसको इस तरीके से मार रहा है, क्या मन में उसकी बीती होगी। बेशक वो कुछ ही सेकंड्स के लिए फील कर पाई होगी, उसके बाद तो उसकी गोली लगने से मौत हो ही गई थी। लेकिन एंड में बेचारी क्या सोच रही होगी। कोर्ट में उसका ट्रायल चला 2017 में। कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी, वो भी गैर जमानती। मतलब वो अंतिम सांस तक जेल के अंदर ही रहेगा, पैरोल पर भी बाहर नहीं आ सकता। सोच कर देखिए आप, किस किस तरीके के लोग आखिर इस दुनिया में मौजूद हैं। बेचारी एमी का कोई कसूर नहीं था। उसे तो समझ भी नहीं आया होगा कि आखिर जो उसके साथ रह रहा है, जो उसका लाइफ पार्टनर बना हुआ है, वही उसकी एक दिन लाइफ एंड कर देगा। खैर, अगर आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आज रात को 9 बजे या फिर सुबह 9 बजे इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ इमेजेस लगाने वाला हूँ जिनको मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाता, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रीति चौरसिया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।